नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी। आप देख रहे हो सुधीर कोचिंग क्लासेज। आज से इस चैनल पर मैं क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आज लेसन 1 में आपको पढ़ाऊंगा आवेश। आवेश होता क्या है, आवेश के बारे में आपको बताऊंगा। तो आवेश आवेश को बोलते हो आप लोग चार्ज। चार्ज होता क्या है, आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु को, जो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक। आवेश क्या होता? कोई पूछे आवेश क्या? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। जिस प्रकार एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पर क्या लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। सेम उसी प्रकार आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ध्यान देना, आवेश, अगर कोई पूछे आवेश क्या? आवेश किसी वस्तु का गुण है। कैसा गुण है? जो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर, दूसरी वस्तु पर आवेश ना भी हो तो उसे आकर्षित कर सकता है, बट प्रतिकर्षित करने के लिए दूसरी वस्तु पर आवेश होना जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरी वस्तु पर चाहे आवेश हो या ना हो, दूसरी वस्तु को आकर्षित कर सकता है पहला आवेश। अगर दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित करना है तो उस पर आवेश होना जरूरी है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अब आवेश को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? तो आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम। ठीक। ये आवेश का इकलौता मात्रक कूलाम नहीं होता है, आवेश के और भी मात्रक होते हैं। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराडे होता है, जो होता है 96,500 कूलाम। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, 96,500 कूलाम होता है। वैसे बेसिकली कूलाम भी बड़ा मात्रक होता है। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है? 10⁻6 कूलाम। ठीक। तो कूलाम भी बड़ा मात्रक होता है। वैसे आवेश जो होता है बहुत छोटा होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा बहुत कम। अर्थात आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 कूलम कितनी छोटी राशि है, आप सोचो। गेस करो कि अगर किसी बच्चे की लंबाई नापना हो तो हमें मीटर की आवश्यकता होगी, किलोमीटर की थोड़ी ना आवश्यकता होगी। किलोमीटर में नापेंगे थोड़ी ना उस बच्चे की लंबाई। सेम उसी प्रकार से अगर किसी वस्तु पर हमें आवेश नापना है तो हम माइक्रो कूलम में भी माप सकते हैं, क्योंकि
किसी वस्तु पर जो आवेश होता है बहुत छोटा होता है। तो देखो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल लगाने में मात्रक नहीं समझ पाते हैं। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए मात्रक, सभी मात्रकों को एक ही पद्धति में रखना चाहिए। न्यूमेरिकल तभी आप हल कर सकते हो जब सभी मात्रकों को एक ही पद्धति में रखो, और एक ही पद्धति में रखने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे माइक्रो बराबर क्या होता है? माइक्रो बराबर होता है 10 की घाते -6, मालूम होना चाहिए आपको। मेगा बराबर होता है 10 की घाते +6। मिली बराबर होता है 10 की घाते -3। नैनो बराबर होता है 10 की घाते -9। पीको बराबर होता है 10 की घाते -12। ये सब कोई मात्रक नहीं है, ध्यान देना, ये सारी चीजें कोई मात्रक नहीं है। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, ये सब प्रीफिक्स है। अगर कहीं आपका माइक्रो कूलाम होगा तो 10 की घाते 6 कूलाम हो जाएगा। अगर कहीं आपका माइक्रोमीटर होगा तो 10 की घाते 6 मीटर हो जाएगा। अगर कहीं आपका माइक्रो न्यूटन होगा तो 10 की घाते 6 न्यूटन हो जाएगा। ऐसा प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे होगे या पढ़े होगे, पूर्व लग्न होता, कोई मात्रक नहीं होता। तो आप जब कोई भी न्यूमेरिकल लगाओ तो सभी मात्रकों को एक ही पद्धति में रखो, तभी आप न्यूमेरिकल को हल कर पाओगे। तो यहां से आवेश की मात्रक पे हम चल रहे थे। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आप लोग जानते होंगे। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, बता ही दिए। आवेश का 2 मात्रक और होता है सीजीएस पद्धति में। आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है एक ईएसयू, एक ईएमयू। तो ध्यान देना, यहां एक ईएमयू, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। और उसके बाद होता है एक ईएसयू, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ठीक, ये दोनों मात्रक जो होते हैं सीजीएस पद्धति में होते हैं। सीजीएस दिख रहा है ना, सीजीएस पद्धति में। ये दोनों मात्रक आपके सीजीएस पद्धति में होते हैं, ईएमयू और ईएसयू। ईएसयू का एक नाम और होता है, इसको आप बोलते हो स्टेट यूनिट। क्या बोलते हो? स्टेट कूलाम्स, स्टेट कूलाम्स। इसको बोलते हो एक कूलाम। क्या होता है? एक कूलाम। ठीक, अब यहां से आप दोनों की ईएमयू, एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम। ठीक, और एक ईएसयू बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁹ कूलाम। बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, इससे बेसिक नहीं बता सकते, बहुत एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश का मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में आपका होता है ईएमयू और ईएसयू, और एसआई में होता है कूलाम। ठीक, तो आवेश का मात्रक क्या, आवेश क्या है, ये आप जान चुके हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आवेश कौन सी राशि? तो आवेश कौन सी राशि? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है? आवेश आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि? आवेश है, आवेश एक अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि है। ध्यान देना कि आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। थोड़ा और आप आवेश पे चर्चा कर लेते हैं कि आवेश मूल राशि है कि नहीं। आवेश को मूल राशि माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? ध्यान दो, तो आवेश को मूल राशि नहीं माना जा सकता है। आवेश को मूल राशि नहीं माना जाता है। क्यों? जबकि अभी थोड़ी देर पहले या आप 11th में पढ़ चुके होंगे कि किसी भी द्रव्य का 2 गुण होते हैं, एक द्रव्यमान होता है, दूसरा आवेश होता है। द्रव्यमान को मूल राशि माना गया है, तो आवेश को मूल राशि क्यों नहीं माना गया है? क्यों? क्योंकि आवेश को मूल राशि नहीं माना जाता है, विद्युत धारा को मूल राशि माना जाता है। आवेश को क्यों मूल राशि नहीं माना जाता है? इसका कारण यह है कि
आवेश को हम मनचाहे ढंग से नहीं बांट सकते, आवेश का मान फिक्स होता है कितना होगा, आवेश को हम अपने हिसाब से बांट नहीं सकते, इसलिए आवेश को मूल राशि नहीं माना जाता है। ठीक, तो आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। आवेश की विमा, आवेश की विमा होती है M0 L0 AT, ये आवेश की बीमा हो गई। ठीक, तो आवेश के बारे में हम जान गए, आवेश क्या है, कैसे, आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश कौन सी राशि है, आवेश की बीमा क्या होती है। अब हम टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है? तो टाइप्स ऑफ चार्ज में आप जानते होंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक, आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज या आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। ठीक, ध्यान देना यहां पर, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आवेश? 2 प्रकार का होता है। एक आपका आवेश होता है धन आवेश, धन आवेश, जिसको आप बोलते हो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एक होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, जिसको आप बोलते हो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। आपको मालूम है होगा कि धन आवेश कब होता है? जब किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। चलो छोड़ो, आपको कुछ नहीं आता, मान लीजिए हम झूठे कह रहे हैं कि आपको आता है। ठीक, नहीं आता, एकदम ध्यान से देखो। तो धन आवेश क्या होता है कि एक, अगर मान लीजिए कोई भी परमाणु है, परमाणु कैसे बना है? परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर परमाणु बनता है। ये परमाणु, परमाणु के बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आपको मालूम होगा। तो ध्यान दो कि किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी परमाणु हम ले रहे हैं सोडियम, कौन सा परमाणु? सोडियम, Na। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई आवेश होता है, एक इकाई आवेश। अभी इस पर चर्चा करेंगे एक इकाई क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर एक इकाई आवेश होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन आवेश पर कितना, 11 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? 11 इकाई माइनस का 11 इकाई आवेश होगा। और 11 प्रोटॉन पर प्लस का 11 इकाई आवेश होगा। दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा? 0। इसका मतलब है कि किसी भी सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु आपका उदासीन होता है। अब अगर किसी भी प्रकार से हम किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, अब देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन 11 है तो कितना हो जाएगा? 10 इकाई आवेश हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? प्लस ही। इसका मतलब है कि यदि हम परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस चार्ज। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं तो प्लस चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश कब होता है? इलेक्ट्रॉन की जब क्या होती है? कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। जब किसी परमाणु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की
कमी होती है तो उस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यही देखो कि जब किसी मान लीजिए परमाणु को हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, पहले इस पे 11 था, क्योंकि सोडियम पर संभव नहीं, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, सोडियम को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बट हम एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए कि अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, माइनस ही आएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पे कौन सा चार्ज होगा, रेड चार्ज होगा, माइनस चार्ज। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार, धन आवेश, ऋण आवेश होता है। धन आवेश क्या होता है, जब किसी परमाणु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धन आवेश होता है। जब किसी परमाणु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋण आवेश होता है। सामान्य अवस्था क्या है, यहां पर आपको समझना होगा सामान्य अवस्था क्या है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं तो सामान्य अवस्था कहलाता है। और सामान्य अवस्था में जब कोई भी परमाणु होगा तो उदासीन होगा, वो आवेशित नहीं होगा। अगर किसी भी परमाणु के सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दें, निकाल ले, इलेक्ट्रॉन को कम कर दे तो उस पर धन आवेश हो जाएगा। अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस पर ऋण आवेश हो जाएगा। कंफर्म हो गया ना कि आवेश क्या होता है। यहां पर हम इकाई आवेश अभी कह रहे थे ई, तो ई क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो एक इकाई मतलब होता है फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश जिसको बोलते हो, मूल आवेश। ई जो होता है आपका मूल आवेश होता है, ई को हम बोलते हैं मूल आवेश। अर्थात पहले, आज की बात नहीं, पहले माना गया था कि किसी भी परमाणु को अगर हम तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी, अगर परमाणु को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ेंगे, इसके अलावा इसको नहीं तोड़ सकते। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी इकाई होती है। अगर इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन को हम नहीं तोड़ सकते, ये माना गया था पहले। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी को हम कहते हैं एक इकाई आवेश, जिसको बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं, मूल आवेश। अगर इसी ई के ऊपर माइनस लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है। किसका आवेश हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की। मूल आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ध्यान देना यहाँ पर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है, एडिशनल जानकारी आपके लिए देने चल रहे हैं। ध्यान देना वीडियो को। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है। अगर ये टूटेंगे तो किसमें टूटेंगे, क्वार्क में। किसमें टूटेंगे भैया, क्वार्क में टूटेंगे। क्वार्क किसमें टूटेंगे, क्वार्क में टूटेंगे। क्वार्क कण है एक प्रकार का। ठीक। तो क्वार्क जो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी हम तोड़ सकते हैं। किसमें टूटेंगे, क्वार्क में टूटेंगे। क्वार्क दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका अप क्वार्क, एक होता है आपका डाउन क्वार्क। ठीक। जो अप क्वार्क है एक किससे बना है, +2e/3 से मिलकर बना है। जो डाउन क्वार्क है ये -e/3 से मिलकर बना है। ध्यान दो यहां पर विशेष रूप से। क्वार्क
अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, दो प्रकार के क्वार्क होते हैं। अप क्वार्क +2e/3 से मिलकर बनाए, से प्लस का इसका मतलब ए जो कुछ भी बनाएगा प्लस का बनाएगा। ए डाउन क्वार्क है, माइनस से मिलकर बना है, -e/3 से। इससे जो कुछ भी हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, माइनस का बनाएंगे। इसका मतलब है कि क्वार्क जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को बनाना चाहें, इलेक्ट्रॉन जो बना है क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे बना है, ध्यान दो यहां पर। इलेक्ट्रॉन जो बना है उसमें 3 डाउन, इलेक्ट्रॉन में 3 डाउन क्वार्क होते हैं, e/3, e/3, तीन डाउन क्वार्क को मिलाकर इलेक्ट्रॉन बना है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, -2e/3 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे -e/3 तो -3e/3 हो जाएगा, -3 से 3 कट जाएगा तो क्या आपको मिल जाएगा, -e। क्या मिल जाएगा भैया यहां पर ध्यान देना, -e। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, आपको जानकारी मिल गई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, 3 डाउन क्वार्क से इलेक्ट्रॉन बना, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक, यहां तक तो सब पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। प्रोटॉन, प्रोटॉन आपका किससे बनकर बना, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। प्रोटॉन कैसे बना, प्रोटॉन जो आपका बना है वो 2 अप क्वार्क से मिलकर बना है, +2e/3 कितना हुआ, 4e/3 हुआ। 4e/3 में 1e/3 घटा देते हैं हम, तो क्या आ जाता है हमारा, तुम्हारा आ गया आपका 4e/3 में से 1e/3 घटा दिए तो +3e/3, 3 से 3 कट गया तो प्लस ही आ गया। ठीक, तो प्रोटॉन कैसे बना आप नहीं भूलोगे ना। कभी कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन 2 डाउन क्वार्क, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना, इसलिए प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान देना, एडिशनल जानकारी आपके लिए दे रहा हूं, इंटर लेवल की फिजिक्स है, एनसीईआरटी में एक सवाल भी इस पे हम लगाएंगे। ठीक, तो यहां हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है। अब आगे हम और बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान नेचर के आवेश होते हैं, एक प्लस का और दूसरा प्लस का है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस का तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भैया, आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेचर कला, आपको मालूम ही होगा कि नेचर कला क्या चीज होती है। अब यहां से आपको हम एक सवाल हल कराते हैं। एक वस्तु ए पर धन आवेश है, ध्यान देना, आईआईटी लेवल की सवाल है। एक वस्तु ए पर धन आवेश है, जो दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, तो बी पर
किस प्रकार का आवेश होगा, आवेश होगा। ऑप्शन नंबर ए धन आवेश, धन आवेश। ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेश, ऋण आवेश। ऑप्शन नंबर सी कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सोचो, दिमाग लगाओ। एक वस्तु ए पर, एक वस्तु ए पर धन आवेश है, एक वस्तु ए पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, जो दूसरी वस्तु बी को क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी ओर। तो बी पर किस प्रकार का आवेश होगा, दिमाग लगाओ। आपके हिसाब से तुरंत यहां पर क्या होगा, ऋण आवेश। सही कह रहे हो आप, ऋण आवेश। लेकिन थोड़ी देर पहले सोचो, जो आवेश हम पढ़ा रहे थे, कह रहे थे दूसरी वस्तु पर आवेश ना भी हो तो उसे आकर्षित कर सकता है, बट प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि एक मल्टीप्लस टाइप का क्वेश्चन है, दो प्रकार, इस पे ऋण आवेश भी हो सकता है और कोई आवेश भी नहीं हो सकता है। दोनों ऑप्शन सही होगा भाई। कोई आवेश नहीं होगा तब भी उसे आकर्षित कर सकता है, ऋण आवेश होगा तब भी उसे आकर्षित कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम बदल दें, एक वस्तु ए पर धन आवेश है जो दूसरी वस्तु बी को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो बी पर किस प्रकार का आवेश होगा, तो बी पर किस प्रकार का आवेश होगा, दिमाग लगाओ। हाँ, अब आप कह सकते हैं एक वस्तु ए पर धन आवेश है, दूसरी वस्तु बी को ये प्रतिकर्षित करता है, तो इस पे धन है, तो बेसिकली इस पे क्या होना चाहिए, ऋण होना चाहिए। ऋण वाला ऑप्शन अब सही होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है आपको कि आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए दूसरी वस्तु पर आवेश नहीं भी हो तो उसे आकर्षित कर सकता है, लेकिन प्रतिकर्षित करने के लिए उस पर आवेश होना जरूरी है। ठीक, एक सवाल और आपसे हम देते हैं, इस पे ध्यान दो। दो वस्तुएं ऋणावेशित हैं, चित्र में 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 दो वस्तुएं ऋणावेशित हैं जो सी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो सी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो सी पर किस प्रकार का आवेश है, तो सी पर किस प्रकार का आवेश होगा, आवेश होगा। ऑप्शन नंबर, चित्र पर देख लीजिए, सी है, ए मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु बी है, और दोनों क्या, दोनों कैसे हैं, ऋणावेशित हैं। ए भी ऋणावेशित है और ए भी ऋणावेशित है, इसको तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। अब ए इसको आकर्षित करता है और इसको आकर्षित करता है। ठीक, अपनी चित्र में दो वस्तुएं ऋणावेशित हैं जो सी को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, तो सी पर किस प्रकार का आवेश होगा। ऑप्शन नंबर ए धन आवेश, धन आवेश। ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेश, ऋण आवेश।
ऑप्शन नंबर ए बी सी कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं, दो चित्र में दो वस्तुएं ऋणावेशित हैं। यही से पकड़ लो क्वेश्चन, दो वस्तुएं ऋणावेशित हैं। अगर ये दोनों वस्तुएं ऋणावेशित हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। अब अगर ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो C पर किस प्रकार का आवेश होगा? अब C पर आप A माइनस में है तो A प्लस हो सकता है, आप कह सकते हो धन आवेश। A माइनस में तो A प्लस में आप कह सकते हो धन आवेश। बट सोचो, दिमाग लगाओ कि आकर्षित करने के लिए दूसरी वस्तु पर आवेश ना भी हो तो उसे वो आकर्षित कर सकता है। इसका मतलब कोई आवेश नहीं, ये भी तो सही हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जा, दोनों ऑप्शन सही होगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे घुमा दें, दिमाग लगाओ, कैसे प्रतिकर्षित करें, तब बताओ C पर किस प्रकार का आवेश होगा। तो C पर किस प्रकार का आवेश होगा? A माइनस में है तो इसका मतलब बेसिकली इस पर किस प्रकार का आवेश होगा? धन आवेश होगा। तभी उस अर्थात अगर इस पर माइनस है, इस पर माइनस है, तो बेसिकली इस पर किस प्रकार का आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। अगर ए ऋण में है तो इससे ऋण होगा तभी प्रतिकर्षित करेगा, अगर ए ऋण है तो इस पर ऋण होगा तभी इसको प्रतिकर्षित करेगा। इससे एक बात आपको स्पष्ट होता है, क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि आवेशन का प्रमाण प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। आवेशन का प्रमाण प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। ध्यान देना, आवेशन का जो प्रमाण होता है वो प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। आवेशन का प्रमाण प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। ठीक, आवेशन का प्रमाण प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। अगर किसी भी चीज पर आवेश में पता करना है कि उस पर आवेश है कि नहीं है, तो हमें प्रतिकर्षण से ही पता लग सकता है कि आवेश है या नहीं है, आकर्षण से नहीं है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, आवेशन का प्रमाण प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। ठीक, यहां से हम और आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा जान जाते हैं कि